अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ्री होम ट्यूशन। हम लोग क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है 4.6। अगर आपको पिछली कोई वीडियो देखनी है चैप्टर नंबर 4 के रेलिवेंट, तो ये मैंने प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें चैप्टर 4 के सारे लेक्चर्स होंगे। आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आई बटन के ऊपर भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और हमने अपनी एग्जाम्पल समझनी है, एग्जाम्पल 4.4। ओके, सो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है क्या। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी एक स्टेटमेंट समझते हैं। व्हेन अ बॉडी इज बैलेंस्ड पोजीशन, जब बॉडी एक बैलेंस्ड पोजीशन में होती है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। अब हम इसको समझते हैं। अच्छा जी, तो हमारा टॉपिक है 4.6 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है, अच्छा हमने पहले एक स्पैनर वाली एग्जांपल की थी कि अगर एक स्पैनर है, ठीक है, और हम उसको रोटेट कर रहे थे और हमने उस पर स्टडी किया था कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि हम लोग इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, ठीक है, और दूसरी हमारे पास सिचुएशन है कि हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई बॉडी स्टिल है, अगर किसी बॉडी में कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ना उसमें एंटी क्लॉकवाइज आपके पास मूवमेंट हो रहा है, ना उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। अगर वो स्टिल है, उस एक पॉइंट के ऊपर उसने स्टे किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो और उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक दूसरे के इक्वल है, यानी उन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। क्योंकि क्लॉकवाइज होती तो इस तरफ को मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज होती तो ऊपर की तरफ मूव करता। अब अगर कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ वहाँ पे स्टिल है, वो चीज़ वहाँ पे रुकी हुई है, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पर इन्होंने हमारे पास एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट है, उसमें उन्होंने वुडन स्टिक को खड़ा कर दिया। अब ये वुडन स्टिक इधर को भी मूव कर सकती है, इधर को भी मूव कर सकती है, ठीक है। अगर जैसे मैं इस पेन को ऐसे खड़ा कर दूं, तो ये पेन इधर को भी गिर सकता है, इधर को भी गिर सकता है। ऐसे वुडन स्टिक जो है ये यहाँ को भी गिर सकती है, यहाँ को भी गिर सकती है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, इन्होंने यहाँ पर वेट 1 अटैच की है, यहाँ पर वेट 3 अटैच किया है। वेट 3 बहुत भारी है और वेट 1 बहुत हल्का है। सेंटर से वेट 1 की जो लेंथ है L1 ली है, सॉरी हाँ ठीक है, L1 ली है, और जो वेट 3 की लेंथ है उसको L3 कंसीडर किया है। लेकिन अब जहाँ पे आप देखें वेट 2 अगर ना होता और वेट 1 होता, वेट 3 होता, तो ये चीज़ यहाँ क्लॉकवाइज में मूव कर जाती और ये एक चीज़ ऐसे मूव कर जाती, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा गैप पे L2 लेंथ पे वेट 2 भी अटैच किया। अब यहाँ से ये हो रहा है कि ये चीज़ तो भारी है, लेकिन ये दोनों मिलकर ऐसे वर्क कर रहे हैं कि ये बैलेंस बना रहे, ना ये क्लॉकवाइज में मूव करे ना ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करे, ठीक है। सो वो हमें क्या कहते हैं, अब टॉर्क 1 इक्वल्स टू टॉर्क 2। जो टॉर्क 1 है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और जो टॉर्क 2 है वो इस साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब अगर आप देखें तो वेट भी तो हमारे पास फोर्स ही है ना, इक्वल्स टू mg। वेट इक्वल्स टू mg, फोर्स इक्वल्स टू mg, तो वेट भी हमारे पास क्या है, फोर्स ही है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि जो हमारे पास टॉर्क 2 है वो इक्वल है आपका फोर्स की जगह पे हमने वेट डाल दिया L3, क्योंकि इस साइड पे आपके पास L3 है। तो आपके पास टॉर्क 2 किसके इक्वल है, W आपका वेट 3, ठीक है, L3 के, FL की जगह पे हमने W3 L3 डाल दिया। और जो आपका टॉर्क 1 है, अब वहाँ पे आप देखिए 2 वेट्स हैं, W1 W2, और आपके पास 2 लेंथ्स है L1 एंड L2। तो हमारे पास इसका भी टॉर्क है, इस वेट की वजह से जो टॉर्क हो रहा है और जो इस वेट की वजह से टॉर्क हो रहा है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो टॉर्क 1 आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टॉर्क 1 इक्वल्स टू W1 L1 प्लस W2 L2। और अगर हम टॉर्क 1 और टॉर्क 2, क्योंकि ये ना तो यहाँ पे मूव कर रहा है ना यहाँ पे मूव कर रहा है, तो दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के भी इक्वल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट क्या किया हुआ है, W1 L1 प्लस W2 L2 इक्वल्स टू W3 L3, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि बॉडी अगर बैलेंस पोजीशन में मूव नहीं कर रही तो उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों तरफ टॉर्क क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। ये आपकी थी एग्जाम्पल 4.2। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल ये थी एक्टिविटी 4.2। अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल 4.4 की तरफ।
अच्छा जी, आपकी एग्जाम्पल 4.4 क्या कहती है? आपकी एग्जाम्पल ये कहती है अ मीटर स्टिक इज पिंड एट इट्स वन एंड, ठीक है, यानी कि एक मीटर स्टिक है आपके पास, ठीक है, और वो एक एंड से पिन हुई हुई है, इस एंड से, और इसको हमने बोला है ओ, ठीक है, ऑन अ टेबल ओ, सो इट कैन रोटेट फ्रीली। तो अब ये फ्रीली आपके पास रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये मीटर स्टिक इस उस पर ऐसे भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे हमने फिक्स किया हुआ है, इसको हमने ओ बोल दिया। अच्छा, वन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 18 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्टिक एज इट्स फ्री एंड, मतलब एक तरफ आपकी जो 18 न्यूटन की फोर्स है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इधर क्या बन रहा है 90 डिग्री एंगल ना, ये स्टिक है आपकी, ये आपके पास फोर्स है और ये आपके पास फोर्स है, पहली फोर्स है, तो हम इसको बोल देते हैं F1 बोल देते हैं, ठीक है, और ये कितने न्यूटन की है? ये है 18 न्यूटन्स की। जबकि आपके पास जो दूसरी फोर्स है 60 न्यूटन्स की, वो लगी है 30 डिग्री के एंगल पे, मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये थी 30 डिग्री के एंगल पे, ये आपके पास फोर्स लगी 30 डिग्रीज, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास था 60 न्यूटन्स का। आप इसको बोल देते हैं हम F बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं F1, उसको बोल देते हैं F, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये रॉड कितने का था? यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर स्टिक, तो ये जो पूरा इसकी लेंथ थी ये कितनी है? 1 मीटर की लेंथ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? अब हम इसको पढ़ते हैं। पहली चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टिक विच इज पिन्ड शुड बी द सेकंड फोर्स एट द स्टिक डज नॉट रोटेट, यानी कि जो दूसरी वाली फोर्स है, एक तो बिल्कुल एंड पे लगी है ना, ठीक है, 18 न्यूटन की, जो आपकी दूसरी वाली फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे हमें लगानी चाहिए कि आपकी स्टिक रोटेट ना करे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर देखिए दो टॉर्क्स है ना, एक टॉर्क जो इस 18 न्यूटन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा टॉर्क जो F की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे, इसको टॉर्क 1 बोल देते हैं, इसको टॉर्क 2 बोल देते हैं, ठीक है, टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 बोल देते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम ये देखने हैं कि जो आपके पास टॉर्क 1 है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F L लिख सकते हैं, और टॉर्क 2 की जगह पे हम लिख देते हैं F1 L1, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने F1 को लिया हुआ है Fy/ और F की जगह पे लिया हुआ है Fy, L की जगह पे ले लिया है D और इस L की जगह पे ले लिया D/। मैं आपको बताती हूँ ये किया क्या है इन्होंने। देखिए, आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक नीचे की तरफ आ रही है F1 को वो F/ भी बोल देते हैं, Fy क्यों बोल रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल है ना, अगर ये X है तो ये क्या हुआ Y, और ये उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है तो Fy/, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग ऊपर वाले का डिस्टेंस ले रहे हैं D है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? D/। ये पॉइंट क्लियर हो गया। F1 को Fy/ पे लिया और इसकी लेंथ को D/ ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास फोर्स है उसका डिस्टेंस क्या होगा? D से डोनेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस D से डोनेट किया हुआ है। अब इस फोर्स में दो कंपोनेंट्स हैं, आप देख सकते हैं एंगल पे आ रहे हैं। इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे? एक होगा Fy और दूसरा होगा Fx। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर जो आपका मोमेंट आर्म है और जो आपकी फोर्स है, अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का हो जाए तो आपके पास कोई टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होता। अभी जो Fx है वो तो उसी सेम डायरेक्शन में है ना जिसमें मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म आपका क्या है? ये है ना मोमेंट आर्म आपका, तो ये जो मोमेंट आर्म है, जो लेंथ है, उसी डायरेक्शन में तो Fx है, तो Fx का तो कोई रोल है ही नहीं, तो हम लोग सिर्फ Fy को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए हमने Fy ले लिया है, ठीक है। अब हमारे पास D/ भी है जो कि है 1 मीटर की, क्योंकि एंड पे प्रोड्यूस करे, 1 मीटर की लेंथ है तो 1 मीटर हो गया। Fy/ हमारे पास कितना था? हमारे पास Fy/ था 18 न्यूटन्स का, ठीक है, 18 न्यूटन्स का। D हमने फाइंड आउट करना है और Fy जो है हम इसको अभी निकाल लेंगे। अच्छा जी, Fy का फॉर्मूला क्या है? Fy हमने पहले भी स्टडी किया, इक्वल्स टू F sin थीटा, ठीक है। Fy निकालना है तो F हमारे पास यहाँ पे कितना था? 60 न्यूटन्स का, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। एंगल कितने का था हमारे पास? 30 डिग्रीज का। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30 न्यूटन्स, यानी कि जो हमारा Fy है वो कितने का है? वो 30 न्यूटन्स का है।
अब हम अगेन इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 1। हमने ले लिया अपनी इक्वेशन 1 को, ठीक है, और हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एफ आई की जगह पे 30 मल्टीप्लाई बाय डी की जगह पे कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो हमने निकालना है ना, इक्वल्स टू एफ वाई हमारे पास कितना था 18 न्यूटन्स था, मल्टीप्लाई बाय डी स्लैश कितना था 1 मीटर, 1 डाल दिया आपने, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 18 ही होता है। डी यहीं पर ही रहेगा, 30 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 0.6 मीटर्स का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो रोड थी यहाँ पे इसके 1 मीटर की रोड थी, बिल्कुल एंड पर आपने 18 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है, दूसरी फोर्स थी 60 न्यूटन की 30 डिग्री के एंगल पे, तो वो आप लगाएंगे 0.6 मीटर्स के फासले पर। और अगर ये दो फोर्सेस लगेंगे तो जो आपका रोड है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, वो इधर को रोटेट नहीं करेगा, ना वो उधर को रोटेट करेगा, वो स्टिल अपनी जगह पर ही रहेगा, वो बैलेंस में रहेगा, ठीक है। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट अपना कर लिया। सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 4.7 टॉपिक के साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।